नमस्कार, वेलकम बैक। तो बहुत सहेलिया इजराइल का अत्याचार, अब टर्की बनाएगा इस्लामिक कंट्रीज का मिलिट्री अलायंस। जी हाँ, कल इसी टोन में गरज के बोले टर्की के प्रेसिडेंट रीसेप तैयब एर्डोगान। दरअसल अभी 2 दिन पहले इजरायली डिफेंस फोर्सेस ने एक टर्की मूल की लड़की आयसनौर एजगी एजी को हेडशॉट मार दिया। उस वक्त वो लड़की वेस्ट बैंक में इलीगल इजरायली ऑक्यूपेशन के खिलाफ प्रोटेस्ट कर रही थी। पीसफुल प्रोटेस्ट था, लेकिन फिर ना जाने क्यों इजरायली डिफेंस फोर्सेस को गोलियां चलानी पड़ी। खैर, इन्वेस्टिगेशन हो रहा है। यून ने भी कहा है कि इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए और आगे जो भी इसके रिजल्ट आएंगे वो पता चल जाएंगे। तो टर्की के प्रेसिडेंट का गुस्सा और कंसर्न एकदम जायज़ है। इसराइल ने जो गाज़ा में किया है, इनफैक्ट कर रहा है और आगे भी करता रहेगा, वो किसी भी तरह से जस्टिफाई नहीं किया जा सकता। भाई, कन्फ्लिक्ट हमास से है तो हमास को ढूंढो और मारो, पर ये 41,000 सिविलियंस का कोलेटरल डैमेज कैसे जस्टिफाई करोगे? टर्की ने पहले भी इसराइल को कई बार वार्निंग दी है, पर जब तक इसराइल के पास वेस्टर्न पावर स्पेशली यूएस का सपोर्ट है, तब तक इसराइल अपनी मनमानी करता रहेगा। पर अभी सिचुएशन थोड़ा अलग हो रही है। कुछ वेस्टर्न कंट्रीज हैं जो अपने हाथ पीछे खींच रही हैं। यूके ने अभी रिसेंटली इसराइल को एक्सपोर्ट होने वाले वेपन्स पे पार्शियल बैन लगा दिया, पर उससे इसराइल को खास फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि यूएस अकेला काफ़ी है इसराइल को अनकंडीशनल सपोर्ट देने के लिए। वो कहते हैं ना, जो बाइडन आयरन क्लैड सपोर्ट। देखिए, टर्की का कंसर्न यहाँ पे सिर्फ इतना नहीं है कि गाजा में क्या हो रहा है और उसे कैसे रोका जाए, क्योंकि अगर सिर्फ इतना होता तो इस पर काम कब का शुरू हो चुका होता। टर्की का असली कंसर्न है इसराइल के फ्यूचर एस्पिरेशंस, यानी कि एस्पिरेशंस ऑफ एक्सपेंशन। और इसराइल इस पे अपनी मंशा बना चुका है, इनफैक्ट दिखा भी चुका है। अभी रिसेंटली नेतन्याहू के एक मैप ब्रीफिंग का वीडियो क्लिप वायरल हुआ, जिसमें वेस्ट बैंक को इसराइल का ही हिस्सा दिखाया गया। पॉलिटिकल साइंस में आप जब मैकियावेली और चाणक्य को पढ़ेंगे तो दोनों ने ही इसी बात का सपोर्ट किया है। मैकियावेली इसको कहते हैं पॉलिटी ऑफ एग्रेंडाइजेशन, और चाणक्य कहते हैं कि राज्य एक जीव की तरह होता है, इसलिए समय के साथ उसका शरीर का बढ़ते रहना स्वाभाविक है। और लगता है कि नेतन्याहू के विचार भी इसी से प्रेरित हैं। इनफैक्ट आप हिस्ट्री उठा के देख लो, जितने भी कॉन्करर्स हुए हैं सभी के विचार कुछ ऐसे ही रहे हैं। आप नेपोलियन को देख लीजिए, आप अलेक्जेंडर को देख लीजिए, इनफैक्ट आप मुगल्स को देख लीजिए, ब्रिटेन को देख लीजिए, फ्रांस को देख लीजिए, सभी को बस कब्जा करना है। तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं होगी कि आज जैसे हमास को ख़त्म करने के लिए इसराइल गाज़ा में घुस गया है, कल को वो हिजबुल्लाह को मिटाने के लिए लेबनान में घुस जाएं और लेबनान का बड़ा हिस्सा कब्जा लें। इनफैक्ट पहले भी इसराइल अरब वॉर में इसराइल ऐसा कर चुका है। 1967 थर्ड इसराइल अरब वॉर तक वेस्ट बैंक जॉर्डन के पास था, गोलन हाइट सीरिया के पास था और गाज़ा इजिप्ट का हिस्सा था। इस थर्ड इसराइल अरब वॉर को 6 डे वॉर भी कहा जाता है। और इसराइल ने उन 6 दिनों में जॉर्डन से वेस्ट बैंक ले लिया, सीरिया से गोलन हाइट्स ले लिया और इजिप्ट की तो छीछा लेदर ही कर दी थी। जब उसने गाज़ा तो लिया ही, साथ ही इजिप्ट का पूरा सिनाई पेनिनसुला कब्जा लिया था। करीब 14-15 साल सिनाई पेनिनसुला को इसराइल ने अपने कब्जे में रख। फिर 1979 में तब के यूएस प्रेसिडेंट जिमी कार्टर ने इसराइल और इजिप्ट के बीच एक पीस डील कराई थी, जिसको कैंप डेविड पीस डील भी कहा जाता है। सच मानिए, उस 1967 के 6 डे वॉर ने सीरिया, जॉर्डन और इजिप्ट की हालत ही खराब कर दी थी। इकोनॉमी 20-20 साल पीछे चली गई थी और इजिप्ट की तो लिटरली फटके फ्लावर हो गई थी। तब से इजिप्ट और जॉर्डन दोनों ही अपने अपने पैजामे में रहते हैं। देखिए, नो डाउट टर्की एक पावरफुल मिलिट्री कंट्री है, ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स में 8वें या 9वें रैंक में आता है और बाकी इस्लामिक कंट्रीज में अगर आप तुलना करो तो शायद फर्स्ट रैंक में आता है। पर सवाल यहाँ पे ये है कि वाकई में ऐसा कोई इस्लामिक मिलिट्री अलायंस पॉसिबल है भी, जब सबके अपने में जियो पॉलिटिकल इंटरेस्ट हैं और वो इंटरेस्ट सब एक दूसरे से अलग हैं। देखिए, वर्ल्ड में प्रेजेंट टाइम में अगर आप इस्लामिक पावरफुल कंट्रीज में कुछ देशों को गिनना चाहते हैं तो उसमें आप अपने जुबान पे सिर्फ 4-5 नाम ही ऐसे हैं जो ला सकते हैं। पहला टर्की हो गया, ईरान हो गया, सऊदी अरेबिया हो गया और पाकिस्तान हो गया। तो आइए इन्हीं 4-5 देशों की बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं खुद टर्की की। तो इन सब इस्लामिक कंट्रीज में टर्की फायर पावर में रैंक 1 पे है और एक नेटो मेंबर कंट्री है। जियोग्राफी देखें तो टर्की पड़ता है ब्लैक सी और मेडिटेरेनियन सी के बीच में। टर्की पे इसराइल इस वक्त रखाए हुए है और मैकेंडस थ्योरी ऑफ हार्डलैंड और सी पावर थ्योरी ऑफ महान को अगर आप एक साथ क्लब कर दें तो रशिया को अपनी पावर को और ज़्यादा बढ़ाने के लिए चाहिए मेडिटेरेनियन सी का एक्सेस, और जिसके रास्ते में आता है टर्की का बॉस्फोरस स्ट्रेट। अगर आप रशिया और यूक्रेन वॉर को एक डिफरेंट पर्सपेक्टिव से देखते हैं ना, तो आप देखेंगे कि जो डोनबास रीजन है, जहाँ पे इस समय रशिया एडवांस कर रहा है, आगे बढ़ रहा है और कब्जाया जा रहा है, तो ये आप अगर देखेंगे ना तो ये पूरा ब्लैक सी के लिए एक रास्ता है जिसमें क्रीमिया भी शामिल है। अच्छा, रशिया के पास ऑलरेडी ब्लैक सी का एक्सेस है, लेकिन अगर आप जियोग्राफी देखोगे ना तो वो पूरा एरिया जो है ना पहाड़ी एरिया, रशिया के पास थोड़ा सा एरिया बचता है जहाँ से उसको ब्लैक सी का एक्सेस है। लेकिन अगर ये पूरा डोनबास रीजन और क्रीमिया अगर रशिया अपने पास रखता है तो ब्लैक सी की काफ़ी बड़ी कोस्ट लाइन रशिया के अंदर आ जाएगी। और इसलिए अगर टर्की नेटो छोड़ता है तो उसे रशिया को ये अपना बॉस्फोरस स्टेट या तो प्यार से देना पड़ेगा या तो रशिया मारपीट कर ले लेगा। मतलब आप खुद सोचिए, नेटो क्या है? नेटो बना ही इसीलिए है ताकि रशिया का अपोज कर सके, यानी कि नेटो जो है वो रशिया के अगेंस्ट बना हुआ है। तो अगर टर्की ने नेटो ज्वाइन किया है तो जाहिर सी बात है उसे भी रशिया से किसी ना किसी तरह का डर है, तभी तो उसने ऐसा किया है ना। तो कुछ भाई लोग ये कहते हैं कि नेटो को टर्की की ज़्यादा ज़रूरत है, तो मेरे भाई बिल्कुल है, पर उस रीजन से नहीं जो आप लोग समझते हैं कि टर्की नेटो का सबसे बड़ा आर्मी और बजट देने वाला कंट्री है और अगर टर्की नेटो को छोड़ देगा तो नेटो का दिवालिया हो जाएगा। तो भाई साहब, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। नेटो को भी टर्की की इसीलिए ज़रूरत है क्योंकि वो भी नहीं चाहते कि रशिया को मेडिटेरेनियन सी का एक्सेस मिले।
और अगर टर्की अकेला पड़ता है तो रशिया बॉस्फोरस स्टेट को आज नहीं तो कल कब्जा ही लेगा। तो इसलिए भैया टर्की बिना नेटो छोड़े कैसे नेटो के ही खिलाफ एक मिलिट्री अलायंस बना सकता है, ये भाई मेरी अभी इस वक्त समझ के बाहर है। हाँ, अगर टर्की रशिया को प्यार से बॉस्फोरस स्टेट दे दे और रशियन कैंप का हिस्सा हो जाए तो ऐसा पॉसिबल है, जो मेरे ख्याल से टर्की नहीं करेगा। अच्छा, कहानी सिर्फ इतनी ही नहीं है, क्योंकि इस अलायंस में और भी कंट्रीज शामिल होंगी, जैसे कि ईरान और सऊदी अरेबिया। चलिए उनकी बात कर लेते हैं। तो ईरान और सऊदी अरेबिया खुद एक दूसरे के कट्टर दुश्मन हैं। वो दोनों एक साथ कैसे आ सकते हैं, ये मुझे समझ नहीं आता। खैर चलो मान लेते हैं कि हाइपोथेटिकली एक बार ईरान और सऊदी अरेबिया एक साथ आ जाएं और एक बड़े इस्लामिक इंटरेस्ट के लिए एक अलायंस बना लें, और हाइपोथेटिकली हम ये भी मान लेते हैं कि मान लीजिए सब ने मिलके इसराइल को पेल भी दिया, तो क्या गारंटी कि इसराइल को गिराने के बाद ईरान सऊदी अरेबिया को नहीं रेलेगा? और उस वक्त तो सऊदी अरेबिया के पास यूएस का सिक्योरिटी कवर भी नहीं होगा। तो भैया सऊदी अरेबिया को भी आप आउट ही समझो। और रही बात ईरान की, तो ईरान भी अकेला क्यों अपनी बर्बादी को न्योता देगा? अभी उसे अपने ऊपर से ग्लोबल सैंक्शन हटवाने हैं, अपने आप को न्यूक्लियर पावर डिक्लेयर करना है, दुबई, कतर और सऊदी अरेबिया की तरह डेवलप्ड होना है, लंबी लंबी इमारतें बनवानी है, टूरिज्म लाना है। और ये सब होने के बाद अगर कभी ईरान को मौका मिला तो शायद वो सोचेगा कि इसराइल को मारना है कि नहीं मारना है। इसलिए आप ईरान को भी फिलहाल आउट समझो। और फिर ईरान का तो काम हो रहा है ना, उसके प्रॉक्सीज तो लगे हुए हैं ना इसराइल को परेशान करने में। तो जितना उसको करना है वो कर रहा है। लेकिन बाकी के जो देश हैं, सऊदी अरेबिया है, टर्की है, इनका तो सिर्फ बोल वचन ही सुनने को मिलता है। अच्छा, एक देश छूट गया, हमने अपने पड़ोसी मुल्क प्यारे पाकिस्तान के बारे में बात ही नहीं करी। देखिए पाकिस्तान फायर पावर में सबसे आगे हो सकता है और जिगरा भी है भाई, कर सकते हैं वो लोग ऐसा, वो सोचते नहीं आगे पीछे, भले ही बाद में पहले यहाँ लिंक करेंगे। लेकिन इनके पास इस वक्त अपने ही टंटे हैं। बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी वाले अलग परेशान किए हुए हैं, धीरे धीरे तालिबान भी अब इनको जादू की झप्पियाँ देने को तैयार बैठा है। इसके अलावा आप देखोगे कि पीओके में भी जनता भारत माता की जय बोलने को उतारू बैठी है, गले तक आ चुका है, कभी भी मुंह से बाहर निकल सकता है। और भारत की तो मैंने बात ही नहीं की है, मतलब इंडिया का तो मैंने नाम ही नहीं लिया, क्योंकि लिटरली इंडिया को अब कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है। बस आराम से पॉपकॉर्न लेकर बॉर्डर पे बैठो और लाइव मूवी के मजे लो। तो पाकिस्तान को भी आप फिलहाल आउट समझो। और भाई देखो, जो लोग पाकिस्तान के हैं ना, चाहे भले वो इंडिया में रहते हैं या पाकिस्तान के रहते हैं, मैं उनसे कहूँगा देखिए मैंने आज बड़े रिस्पेक्ट से पाकिस्तान की बात की है, तो कोई गलत शब्द नहीं निकाला है, इसलिए आप लोग कृपया जो है ना इस सब चीज़ों को दिल पे मत लेना। अच्छा, अब इजिप्ट और जॉर्डन भी क्यों रह जाएँ, उनकी बात कर लेते हैं। भाई वो भी तो कहीं ना कहीं इसराइल के खिलाफ खड़े हुए हैं ना, भले ही साइलेंटली खड़े हैं लेकिन खड़े तो हैं। तो भाई इजिप्ट और जॉर्डन की बात करें तो हसरतें तो इनमें भी हैं कि इसराइल को पिलता हुआ देखें, पर 1967 में जो खेला हुआ है ना, उससे इनकी रूहें अभी तक भूल नहीं पाई हैं। इसलिए इनके पास फिलहाल तो मुझे नहीं लगता कि ये चाहकर भी हिम्मत जुटा सकते हैं कि इसराइल के खिलाफ खड़े हो जाएं। तो कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि जियो पॉलिटिक्स में जब सब अपना अपना इंटरेस्ट देखते हैं, तो ऐसे में एक वाइडर इस्लामिक मिलिट्री अलायंस की कोई भी पॉसिबिलिटी बनते हुए नहीं दिखाई दे रही है। हाँ, फ्यूचर में अगर जियो पॉलिटिकल इक्वेशन बदलती हैं तो शायद कुछ देखने को मिल सकता है। और अंत में रही बात इसराइल की, तो इसराइल का सोल्यूशन है डिप्लोमेसी एंड डायलॉग। प्रेशर इसराइल पे नहीं यूएस पे बनना चाहिए, क्योंकि अगर यूएस पीछे हट जाता है तो इसराइल को मरकहे सांड से भोली गैया बनते टाइम नहीं लगेगा। और ऐसा पॉसिबल भी है, क्योंकि यूएस के लिए एक बात कभी नहीं बदल सकती, वो ये कि यूएस किसी का सगा नहीं है, इसराइल का भी नहीं। तो अगर अरब कंट्रीज़ को इसराइल का कुछ बिगाड़ना है तो या तो खुद को यूएस से ज़्यादा पावरफुल बना लो, नहीं तो यूएस को कोई ऐसी डील ऑफर कर दो कि वो इसराइल के इंटरेस्ट को भी कॉम्प्रोमाइज़ कर दे, क्योंकि यूएस के इंटरेस्ट इसराइल के इंटरेस्ट से भी ऊपर है। तो फिलहाल के लिए इतना ही। आई होप आपको ये एनालिसिस पसंद आया होगा, मज़ेदार लगा होगा, इंटरेस्टिंग लगा होगा। जुड़े रहिए हमसे, मिलते हैं फिर किसी और वीडियो में किसी और एनालिसिस के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।